अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे, आपको बताएंगे कराची में डाकों की वारदात से परेशान आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों के मुबैना तशद्दुद से 2 डाकू हलाक हो गए। औरंगी टाउन गौसिया चौक की डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक हो गया, दूसरा ज़ख्मी हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए इसरार मुगीरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसरार मुगीरी, शहर कराची में वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं और कत्लो गारत का सिलसिला मुसलसल जारी है। जी बिल्कुल, कराची पुलिस की तमाम तदबीरें स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए नाकाम नजर आती हैं। औरंगी टाउन गौसिया चौक पर डकैती की मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, जबकि एक शख्स जो है उसमें जख्मी हुआ है। मकतूल की शनाख्त गुलजार के नाम से हुई है और जख्मी शख्स की जो शनाख्त है वो माविया के नाम से हुई है। जाँ बहक और जख्मी शहरी आपस में रिश्तेदार हैं और दूसरी जानिब अवाम का भी जो पारा है वो हाई हो गया है डकैती की मज़ाहमत और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातों पर। 1 घंटे के दौरान अवाम के तशद्दुद से मुबैना 2 डाकू जो है वो हलाक हुए हैं। सरजानी केसर टाउन में अवाम से तशद्दुद में एक मुबैना डाकू हलाक, जबकि दूसरी जानिब जो है इससे कबल थोड़ी देर पहले औरंगी टाउन गौसिया चौक पर भी अवाम के तशद्दुद से एक डाकू जो है वो हलाक हुआ। दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल है। इसी तरीके से शहर में ये वारदातें हो रही है। औरंगी टाउन मोमनाबाद का ये इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है और डकैती की मज़ाहमत पर जहाँ पर ये जो मामला पेश आया है वहाँ पर जो अवाम के तशद्दुद में शहरियों पर जो फायरिंग करने वाला एक मुलजिम था मुबैना डाकू, उसको जो है अवाम के हुजूम ने जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो हलाक हुआ। जबकि दूसरी जानिब इस जो डाकू है मुबैना, इसकी जो है अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए जो है इसकी मदद से मुलजिम की शनाख्त करवाई जा रही है। जबकि एसएसपी वेस्ट जो है वो जाए वक़्वा पर पहुंचे हैं और उन्हें मुआयना किया है। जो जख्मी शहरी है उनको कानूनी कार्रवाई के बाद जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनको वहां पर इमदाद दी जा रही है। जी इसरार मुगीरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो जनाब बात करेंगे बजट 2024-25 की। बजट 2024-25 पेश कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। चीनी, डब्बे का दूध, जानवरों का चारा महंगा हो गया। खाद, कीड़े मार दवा भी महंगी हो गई। मोबाइल, स्टेशनरी, शीशे और सीमेंट को महंगा कर दिया गया। तांबा, कोयला और ट्रैक्टर भी महंगा कर दिया गया। लैपटॉप और कंप्यूटर्स महंगे। 10% ड्यूटी नाफिज कर दी गई। दरामदी स्टेशनरी पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट, मार्कर, कलर पेंसिल, रबर, स्याही, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स महंगे। अजला में सनतों के लिए टैक्स और ड्यूटी की छूट खत्म कर दी गई। जम अजला के लिए मंगवाई गई मशीनरी पर 30 जून 2025 तक 6% ड्यूटी नाफिज होगी। जम अजला के लिए मंगवाई गई मशीनरी पर जुलाई 2025 से 12% ड्यूटी लगेगी। दरामदी ट्रैक्टरों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़ दी गई। केक, बन और शीर माल की लोकल सप्लाई पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड पर 10% ड्यूटी दी गई है। वफाकी हुकूमत ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फैसला कर लिया, जबकि कम से कम तनख्वाह में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में 2024-25 का बजट पेश। हुकूमत का महंगाई से मुतासिर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कम से कम उजरत में 4,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, जिसके बाद कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़कर 37,000 रुपये हो जाएगी। महंगाई में पिसा तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्स बोझ तले दबेगा। बजट सिर्फ माहाना 50,000 कमाने वाले को टैक्स में छूट मिली है। इससे ज्यादा कमाने वालों को अब पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स
स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। माहाना 50,000 और सालाना 6 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह न बढ़ाने की तजवीज दी गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना 1 लाख रुपए कमाने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। माहाना टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आयद किया गया है। माहाना 1,83,000 रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़कर 15,000 माहाना हो गया है। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इनका इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% आयद किया गया है। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना होगा। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना होगा। नॉन सैलरी के लिए इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज है। आपको अपडेट करें, बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुसलसल नारेबाजी ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अपने नशिस्तों से उठकर हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। लीगी अरकान ने ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। अता तारड़, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आज़म के नशिस्त के सामने हिफाजती ढाल बनाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत के मनाने पर पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में पहुंचे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं बैठी, हुकूमत ने सिर्फ हमें ब्रीफिंग दी, एतमाद में नहीं लिया। ये बारहा हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाएं और उनसे कोई अगर हमारा कंसर्न्स उनके रिड्रेसल होता है तो वो उनसे करवाएं। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, लीवी में इजाफा। डीजल पर लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल पर लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि हाई ऑक्टेन पर लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई है। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, लीवी में इजाफा। डीजल पर लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि पेट्रोल पर लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साथ ही साथ हाई ऑक्टेन पर लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से आवाम को इस वक्त टैक्सेस का तोहफा दिया गया है और साथ ही महंगाई का तोहफा दिया गया है। आज के बजट में डीजल पर और पेट्रोल पर और हाई ऑक्टेन पर लीवी में इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। रवा माली साल के बजट में हुकूमत ने सोलर पैनल तैयार करने वाले प्लांट और मशीनरी की दरामद के लिए कस्टम्स ड्यूटी पर रियायत दे दी। बजट में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर रियायत का खात्मा कर दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST रेट में इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन्स के स्टैंडर्ड रेट पर 18% टैक्स आयद करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने सोलर पैनल तैयार करने वाले प्लांट और मशीनरी की दरामद के लिए कस्टम्स ड्यूटी में रियायत देने का ऐलान कर दिया। इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल पर रियायतें दी जा रही हैं। बजट में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर रियायत का खात्मा कर दिया गया। 2013 में हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई कस्टम छूट भी खत्म कर दी गई। मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर तब्दील करने की तजवीज़ है। बजट में शीशे की मसनूआत की दरामद पर दी गई रियायत भी खत्म करने का ऐलान किया गया। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत की टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन्स के स्टैंडर्ड रेट पर 18% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया गया। नए बजट में सिगरेट मजीद महंगा होगा, सीमेंट भी महंगा मिलेगा। प्लॉटों और रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
वफाकी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतालिक भी कुछ तजावीज पेश की गई हैं, जिसमें जाली सिगरेट बेचने वालों के लिए सजा तजवीज की गई है। बजट में टैक्स स्टैम्प के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं की तजवीज है, जिसमें दुकानों को सील करने की तजवीज भी शामिल है। सिगरेट फिल्टर पर 44,000 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है। सीमेंट पर इससे पहले 2 रुपए फी किलो FED आया था, अब इसे बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने का कहा गया है। गैर मनकुला जायदाद पर FED का इतलाक होगा। प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED लागू करने की तजवीज है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स 15% लगाने की तजवीज है। रियल एस्टेट में नॉन फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज की गई है। सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स 15% लगाया जा रहा है। सिक्योरिटीज में नॉन फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज है। अपडेट करेंगे आपको नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला। हज, उम्रा और तालीमी सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट होगी। अमल दरामद ना करने वाली एजेंसीज पर 10 करोड़ का जुर्माना तजवीज़। दूसरी दफ़ा अमल दरामद ना करने पर जुर्माना 20 करोड़ आयद होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क पर पाबंदी ज़ेर तजवीज़ है। हज, उम्रा और तालीमी सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स पर पाबंदी नहीं होगी। अमल दरामद ना करने वाली एजेंसीज पर 10 करोड़ का जुर्माना तजवीज़। दूसरी दफ़ा अमल दरामद ना करने पर जुर्माना 20 करोड़ रुपए आयद होगा। फाइनेंस बिल में ऐसी तजवीज पेश की गई है। तो नाज़रीन, किफ़ायत शारी की दावेदार हुकूमत ने वज़ीर आज़म ऑफिस के बजट में इजाफा कर दिया है। बजट में वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात के लिए मुख्तस रकम 66 करोड़ से बढ़ाकर 79 करोड़ रुपए 37,42,000 रुपए कर दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के बजट में 12 करोड़ 97,21,000 रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया, जो कि हुकूमत की तरफ से किफ़ायत शारी के दावे के बरअक्स है। यह अखराजात वज़ीर आज़म ऑफिस के इंटरनल ऑफिस के हैं, जबकि पब्लिक ऑफिस के लिए रवा माली साल में 67 करोड़ 87,09,000, जबकि साल 2024-25 के लिए अखराजात जिनमें मुलाजमीन की तनख्वाहें, तामीर और मरम्मत, मुलाजमीन की तनख्वाहों के मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं। इस तरह वज़ीर आज़म ऑफिस के पब्लिक ऑफिस के अखराजात में मजमूई तौर पर 18 करोड़ 82 लाख से ज़ायद के अखराजात बढ़े हैं। चेयरमैन FBR ने कहा है कि आइंदा माली साल के लिए हमारा 3800 अरब जायद का हदफ होगा। हमने सेल्स और कस्टम्स में टैक्स छूट ख़त्म की हैं। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए होगा। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। ये पोल्ट्री फीड है 47, ये 10% पे हम इसको करें, ट्रैक्टर को 10% पे करें। कोई हेल्थ के बहुत ज़्यादा थे, वो उसमें से कोई 30 बिलियन के हेल्थ रिलेटेड जो हमारी एग्जेम्पशंस हैं वो हमने ख़त्म की हैं। इसके अलावा कुछ जो वो हैं डायग्नोस्टिक्स किट्स वगैरह। पंजाब का तरक्याती बजट महकमा ख़जाना को अरसाल कर दिया गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 800 अरब से ज़ायद लागत की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाने की सिफारिशात ख़जाने को भिजवा दी हैं। पंजाब के तरक्याती बजट में स्कूल एजुकेशन के लिए 42 अरब 50 करोड़ और चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मेल प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन की 17 अरब लागत की स्कीमों को बजट में शामिल किया गया है। वज़ीर आला अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 4 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। इस मुल्क के मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के इजलास में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को बजट के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क को माशी मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की सिमत में लाए। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने इस मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाला। इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। वज़ीर-ए-आज़म ने अराकीन पर जोर दिया कि बजट के हवाले से झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लिल जवाब दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत के पास आवामी मैंडेट नहीं, हम ऐवान चलाना चाहते हैं। हुकूमत से ऐवान चलाया नहीं जा रहा। बजट में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है। हुकूमत ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश नहीं किया, हमें दस्तावेज नहीं दी गई हैं। बजट कैसे करेंगे? हम चाह रहे हैं कि ईमान चले, लेकिन ये लोग खुद, इनके पास वो मैंडेट नहीं है।
یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، اس لیے عوام کا درد دل میں نہیں رکھتے کہ یہ ہمیں اپنا آن بورڈ لے لے. یہ خود غیر آئینی طریقے سے آئے ہیں اور ایوان بھی ایوان کو بھی غیر آئینی طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آج کی کارروائی بالکل انلیگل ہے. 20 تاریخ کو میں نے آپ کو بتایا کہ 18,000 ارب روپے کے دستاویزات کہاں ہیں. 18,000 ارب کی بجٹ جب آپ نے پیش کی ہیں اور 4 قوانین میں جس کے تھرو آپ امینڈمنٹ کر کے ہمیشہ سے ان 4 قوانین میں آپ تبدیلی کر کے فائنانس بل کو لے کرتے ہو، وہ دستاویز کہاں ہے؟ وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. اسی انلیگل کام کو انلیگل نہ کہے تو اور کیا کہے. میں اس کو انلیگل نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ لاقانونیت ہے. سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے وفاقی بجٹ کو مثبت قرار دے دیا. سینیٹر پرویز رشید نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی اقتصادیات میں طاقتور تبدیلیاں آ رہی ہیں جن سے معیشت کو استحکام مل رہا ہے. یہ بجٹ اس میں مزید قوت کا اضافہ بنے گا. عوام پر ٹیکسز کم ہوئے ہیں، مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا. بڑا مثبت ہے اور پاکستان کی اقتصادیات میں جو طاقتور تبدیلیاں آ رہی ہیں جن سے معیشت کو استحکام مل رہا ہے، یہ بجٹ اس میں مزید قوت کا اضافہ بنے گا. عوام پہ تو جو ٹیکس لگنے چاہیے تھے وہ کم ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تو عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا. خواتین کے سجنے سنورنے پر بھی حکومت نے بجٹ میں ٹیکس لگا دیا، یعنی میک اپ مہنگا ہو گیا. اراکین پارلیمنٹ کی مختلف رائے ہے. کسی نے خواتین کو کہا کہ لوکل میک اپ استعمال کریں تو کسی نے کہا کہ PTI کی حکومت آئی تو میک اپ سستا کریں گے. میک اپ مہنگا ہوا ہے نا، جس کی پرائس بھی زیادہ تھی، تو جو مہنگا میک اپ خرید سکیں گی وہی وہ مہنگا میک اپ خریدیں گی نا. تو مہنگے میک اپ پہ اگر کچھ لگے ہیں ٹیکس تو وہ ان عورتوں کے لیے لگے ہیں جو مہنگا میک اپ خریدتی ہیں. بیسیکلی دیکھیں ہر چیز کے اوپر کیا ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے پاس لوکل وہ چیز اچھی ہے تو اس میں تب کیا گیا ہے کہ تاکہ ہماری جتنی بھی لوکل چیزیں ان کو فروغ دیا جا سکے نا. خواتین کے میک اپ کے اوپر نہیں لگا، تمام چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں. اور ابھی جب ہم اپنی تقاریر کریں گے تو ہم تمام حقائق قوم کے سامنے لائیں گے کہ انہوں نے کون کون سے سیکٹر میں کتنے کتنے ٹیکس لگائے ہیں، اس کا امپیکٹ عام لوگوں کے اوپر کتنا آئے گا. ان کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ سب کی سب ویسے بھی تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں، تو انہوں نے ووٹ لیا ہی نہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے عوامی فیصلے کریں گی؟ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں بجٹ پیش کرنے کا. اور خواتین ویسے بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری جب حکومت آئے گی انشاءاللہ ہم میک اپ سستا کریں گے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے کہا ہے کہ اگرچہ اس بجٹ کے مثبت پہلو بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز بھی ہیں. ٹیکسوں میں اضافہ کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا. بظاہر یہ مشکل بجٹ ہے جو معیشت کے لیے تو بہت کم فائدہ مند ہوگا. جب ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی پر کیپٹل گین ٹیکس لگایا جائے گا تو کنسٹرکشن سیکٹر کیسے ترقی کر پائے گا؟ آپ نے بجٹ پرپوز کیا ہے اس سے معیشت نہیں چلے گی، اس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو چلایا جائے، کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. کنسٹرکشن سیکٹر چلے گا تو آپ کی ملک کی اکانومی چلے گی. اگر ہم سیمنٹ کے اوپر، اگر ہم پراپرٹی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دیں گے تو الٹیمیٹلی اس کاروبار میں سلمپ آئے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان رجسٹرڈ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے، ان ڈاکومنٹڈ سیکٹر کو ختم ہونا چاہیے. چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس سستی کے بغیر نہ ہی ایکسپورٹ بڑھے گی اور نہ ہی معیشت کا پہیہ چلے گا. چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں نے کہا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں معیشت نہیں چلے گی. اس بجٹ میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تاجروں کی تجاویز مشاورت اور اعتماد میں لیے بغیر معیشت کے لیے تباہ کن بحث پیش کی گئی ہے اور بجٹ پیش کیا گیا ہے. کہ حکومت نے حکومت کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا، حکومت نے عوام کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. کاروباری کا تو ساتھ حکومت نہیں دے رہی. بجٹ یہ جو ہے یہ بالکل پورا نہیں اترا. باقی جو سولر میں رعایتی تجاویز ہیں
और एक दो चीज़ें हैं जो उन्होंने कही हैं वो ठीक है, बाकी इंडस्ट्री के हवाले में ये बिल्कुल हमें जो बजट है ये मंजूर नहीं। हुकूमत को ये बजट जो है, ख्याल तो यही था कि ये बजट जो है काफ़ी फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने FTR ख़त्म करके हमारे एक्सपोर्टर्स का पूरे पाकिस्तान में मुआशी कत्ल कर दिया। वज़ीर ख़जाना साहब ने पहली दफ़ा कम अज़ कम एडमिट तो किया है कि हमारी हुकूमत का साइज़ बड़ा है, हमारे मुल्क में फ़ालतू महकमों की मिकदार बहुत ज़्यादा है और बिजली और गैस के शोबे में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही, मगर इन सब का तदारक कैसे कर रहे हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रोशनी नहीं डाली। तो नाजरीन, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है कि LCs पर आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हैं कि तहकीकात की ज़रूरत नहीं, PTI को नैब में जाना चाहिए। हनीफ अब्बासी ने मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ पर इल्ज़ाम लगाया कि जिसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 की धमकी दी। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। इनका आज़म तारड़ कहते हैं नहीं, ज़रूरत नहीं है किसी इन्वेस्टिगेशन की। हनीफ अब्बासी ने इन पे इल्ज़ाम लगाया मोहसिन नकवी पे और अनवार काकड़ पे कि इन निगरान हुकूमतें की है। उन्होंने उल्टा अनवार काकड़ ने कहा कि मैं फिर बताऊंगा कि फॉर्म 47 पे क्या हुआ था, तो फिर उनको बाखबर ज़राए ने और वो क्या कहते हैं मैं वर्ड भूल रहा हूँ, मुतबर ने कहा भाईजान बैठ जाओ बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह दोनों बैठ जाओ इधर। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी सेनेट के कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। इजलास में मौजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने उनकी हिमायत की। PTI के 2 सेनेटर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बतौर चेयरमैन नाम पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने तायद की। इस मौका पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कायमा कमेटी उमूर खारजा एक मौसर थिंक टैंक का किरदार अदा करेगी। पार्लिमानी कमेटियों के मामले पर तहरीक इंसाफ के वफ्द की सेनेट में कायदे ऐवान डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली ज़फ़र, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में कमेटियों की तकसीम पर बातचीत बेनतीजा ख़त्म हो गई। मुलाकात के बाद सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि रूल्स के मुताबिक कमेटियाँ तकसीम करें। हमारा जो मौक़िफ़ है कि कमेटीज़ को आप रूल्स के मुताबिक दें हर पॉलिटिकल पार्टी को, और हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक दें। हमने वो डिमांड की और वो अभी तक उस पर डेडलॉक है। मीटिंग में लीडर ऑफ द हाउस थे, पार्लियामेंट्री लीडर जो PMLN के हैं वो थे, पार्लियामेंट्री लीडर जो पीपल्स पार्टी की हैं वो थी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी तरफ से और मैं खुद। हमने तो डिमांड्स अपनी जमहूरियत के असूलों के मुताबिक ले डाउन किया। मुझे उम्मीद है कि ये डिमांड्स हमारी पूरी होंगी, और ये हमें उम्मीद रखते हैं कि दूसरी पार्टी भी जमहूरियत में यकीन करते हुए हमारी बात मानेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि काम में ताख़ीर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के अहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कहा है कि गंदम खरीदारी केस अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। वफाकी बजट में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया गया। वफाकी बजट में बलोचिस्तान का केस वफाक में पेश किया है और तजावीज़ भी दी हैं। फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, हम NEC अटेंड करने गए थे, वहाँ पर हमने अपने बलूचिस्तान का केस, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि फर्मली बट पोलाइटली हमने वहाँ पर अपना केस लड़ा है। हमें बलूचिस्तान का जो बजट आना है, हमने जो फोकस करना है अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने में करना है, एजुकेशन में करना है, जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उस पर करना है, फिर जो हमारा हेल्थ कार्ड है और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में सैलाब ने जो तबाहियाँ की हैं उनको मद्देनज़र रखकर इंशाअल्लाह गरीब दोस्त बजट हमने कोशिश की कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके 2-3 वो है, एक ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक टेररिज्म है, तो हम हर एक को डिफरेंट उसमें देख रहे हैं
اور میرا یقین ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں اور پیراملٹری فورسز ہوں چاہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کرائم کو انشاءاللہ روکنے میں کامیاب ہوں۔ وفاقی وزیر مواصلات نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کا NHA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہتے ہیں کہ شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ NHA شاہراہات کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر نہ کرے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا NHA کے تمام افسران ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ٹرائن ویو پرائیویٹ لمیٹڈ کا کنگڈم گروپ اور کنگڈم ویلی کے تعاون سے اسلام آباد میں ایک اہم سماجی پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں سائبر سیکیورٹی تحقیقاتی مہم اور ای لرننگ پلیٹ فارم کا افتتاح کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر سائبر سیکیورٹی، ویب ڈیزائن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسے ٹیک ریلیٹڈ کورسز فراہم کیے جائیں گے۔ ایونٹ کی اسپانسرشپ کنگڈم گروپ اور کنگڈم ویلی نے فراہم کی۔ کنگڈم گروپ اور کنگڈم ویلی کے چیئرمین غلام حسین شاہد نے کہا کہ انفرادی اور کاروباری سطح پر سائبر کرائم تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنگڈم گروپ نے اس ریسرچ انیشیٹو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مستقبل میں بھی ایسے سیمینارز میں مکمل تعاون کریں گے۔ تقریب میں غیر ملکی سفراء اور ملک کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں صوبوں کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رقم مختص کی ہے، تاہم پنجاب کے لیے کوئی نئی ترقیاتی اسکیم نہیں رکھی، جبکہ آزاد کشمیر کے لیے بھی کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ وفاق کے بجٹ میں شامل نہیں۔ وفاقی بجٹ میں پنجاب کے لیے کوئی نئی ترقیاتی اسکیم نہیں رکھی گئی۔ پنجاب کی جاری اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی، IT اور IB وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم اور اخلاص کا مظہر ہے۔ سندھ میں سیلاب سے تباہ اسکولوں کے لیے گزشتہ سال مختص 11 ارب 91 کروڑ اس سال منتقل کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کی جاری اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے، جبکہ ضم اضلاع کے لیے 63 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کی جاری اسکیموں کے لیے 20 ارب 40 کروڑ روپے، جبکہ بلوچستان میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سوئی سے کشمور روڈ کے لیے 1 ارب 45 کروڑ روپے مختص ہیں۔ آزاد کشمیر کے لیے کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ وفاقی بجٹ میں شامل نہیں۔ آزاد کشمیر کے جاری منصوبوں کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی جاری اسکیموں کے لیے 31 ارب 70 کروڑ مختص ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک نیا ترقیاتی منصوبہ منظور کیا گیا، جبکہ چلاس میں 300 بیڈ کے اسپتال کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔